कुलदीप जी, ये बेसिकली आज की जो क्लास थी ये राजस्थान के आरएस एग्ज़ाम के ऊपर है। तो आप राजस्थान से ही है ना? अगर राजस्थान से हैं तो फिर आपको इसका लाभ रहेगा। बहुत बढ़िया। किस ज़िले से हैं आप? और आपने क्या पहले कभी आरएस की परीक्षा दी है क्या? ये भी मुझे एक बार बता दीजिएगा। नमस्ते अरुण जी। 12 जिले छबड़ा से हैं। इससे पहले कुलदीप जी आपने क्या आरएस की परीक्षा दी है? और अरुण जी आप भी मुझे थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रो दे देना कि आप कहाँ से हैं। अगर राजस्थान से हैं तो बताइएगा किस ज़िले से हैं। फ्रेशर हूँ। चलिए। चलिए, बाकी बात मैं बाद में कर लूँगा। बेसिकली मैं आज के कोर्स का आपको ब्रीफ इंट्रो दे दूँ। देखिए, जैसे कि हमने जो आर एस प्री दी थी, आर एस मेन्स लिखा था, तो उसमें हमेशा केवल जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान किसी टॉपिक का या किसी बुक का था, वो ये इकोनॉमिक सर्वे ही था, राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी मैं एक बात बता दूं कि मेरा मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था 2013 आरएस का। उसका एग्ज़ाम आगे 2015-16 में जाके हुआ था। तो उस समय में हम टाटा में नौकरी करते थे, बीकानेर में। हमारे साथ हमारे एक मित्र थे, राजावत जी, वो हमारे साथ काम किया करते थे। अब काम किया बेसिकली वो एलएलबी वकील थे वहाँ पर और आरएस की तैयारी कर रहे थे। और हम टाटा में नौकरी किया करते थे, तो वो दिन भर पढ़ते रहते थे। तो मैंने कहा यार क्या करते रहते हो आप? बोले साहब आरएस की तैयारी करते रहते हैं। तो मैंने कहा आपको सिलेबस के बारे में मालूम है क्या? तो उनको थोड़ा कम ध्यान में था। मैंने कहा प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे गए आपने? उनको कम ध्यान था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसमें आता क्या है। मतलब उन्होंने बोला कि साहब इसमें अब जो 2013 का हमारा नया नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया गया है इस बार पैटर्न में। पहले आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता था, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिया है। अब कोई भी विद्यार्थी इसको देने में उसके लिए आसानी रहेगी। तो हमने सिलेबस देखा, तो हमने कहा कि यार इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो हमने फॉर्म भरवा दिया राजावत जी ने। तो और कुछ नहीं किया। एग्ज़ाम से पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे और उनके रिसोर्सेज ढूंढने का प्रयास किया कि रिसोर्सेज कौन से थे। तो मुझे एक बार में समझ में आ गया था कि राजस्थान आर्थिक सर्वे जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक 40 से 42 दिन की तैयारी करी थी और प्री निकल गया था और बहुत अच्छे नंबरों से निकल गया था। उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरा राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण का ही था। तो उसी को आज मैं लेके चलूँगा। मेरा इस पर बड़ा फोकस रहता है। नोट्स आपको इसमें मिल ही जाएंगे। आपको बस इतना सा करना है, इसको रिवाइज करते जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम विकास शर्मा है और पिछले 3 महीने आरएस के मेंस लिखे हैं। बाकी प्री का और मेंस का जो मेरा पूरा अनुभव होगा वो मैं आपके साथ शेयर आगे कर ही लूँगा। चलिए, पहली बात तो मुझे बता दीजिए, क्या मैंने ये ठीक लिखा है क्या? 2020-21 2020-21 मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? कुलदीप राठौड़ जी, ये 2020-21 जो मैंने यहाँ लिखा है, आपको क्या लगता है ये ठीक है या गलत है? सही है, क्योंकि जो बजट आता है ना दोस्तों, जो हमारा बजट आता है वो नेक्स्ट ईयर का आता है। जैसे इस बार जो बजट आया है वो 2021 और 22 के लिए आया है। जो सर्वेक्षण होता है, जो राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष जो आपने कार्य किया, उसका क्या आउटपुट निकल के आया, उसके बारे में आता है। और ये सामान्यतः दिसंबर तक का हमारे पास डेटा होता है। चलिए, बहुत सुंदर। हम इसमें कैसे चलेंगे मैं आपको बता दूं। इनिशियली देखो, इसमें जीडीपी से रिलेटेड और आपके कई ऐसे इकोनॉमिक फैक्ट्स होते हैं जिनको मैं अभी नहीं लेना चाहूंगा। वह मैं आपको जब सारांश करा दूंगा और जो पहला चैप्टर इसका राजकोषीय नीति वाला है वो करा दूंगा। उसके बाद में जीडीपी लेके आऊंगा। उसके पीछे दो कारण भी हैं कि जो जीडीपी वगैरह के बारे में आपको समझाऊंगा तो उसकी एक बेसिक समझ भी आपको आ जाए। उसके बाद हम देखते चलेंगे। और ये जो समरी है, इस समरी में से नाना करते हुए आपको दो चार क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। मैं आपसे इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। जहां कहीं भी आपको दिक्कत है फैक्ट समझने में तो मेरे से एक बार चर्चा कर लेना। चलिए साहब। कुलदीप जी, आपके पास अपना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी है क्या आपके पास? नहीं तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ये पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। हम्म।
@, ये टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाना, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8619059759। इस पर भी मेरे साथ आप कम्युनिकेशन कर लेना, वहाँ पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। चलो, सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं कि किसी भी राज्य की यदि हम इकोनॉमिक स्थिति के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप कैसे लोगे। यदि आपको हम सीएम बना दें या यहाँ का मुख्य सचिव बना दें, तो आप सबसे पहले देखोगे कि साहब जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो मुझे इम्प्लीमेंट करने हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पर जनसंख्या कितनी है। तो एक बार जनसंख्या देख लें, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये रट लेना, आप जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियली एक बार रट लेना। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 6.85 करोड़ जनसंख्या थी। अच्छा, यदि मैं घनत्व की बात करूं, मतलब घनत्व से मेरा तात्पर्य हो गया 1/1, जैसे 1 किलोमीटर ये लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, इस क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, इसमें जो डेंसिटी होगी वो घनत्व कहलाती है। अब यहाँ पे चाहे 17 रहते हैं, यहाँ पे चाहे 16 रहते हैं, यहाँ पे चाहे 2000 रहते हैं, जितने व्यक्ति इस 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहते होंगे वो उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व हमारा सबसे कम माना जाता है राजस्थान का, क्योंकि क्षेत्रफल तो बड़ा है हमारा, जनसंख्या भी कम तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य हमारा गिना जाता है राजस्थान। अब एक बार हम आबादी देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर शहरी और ग्रामीण आबादी का कितना बड़ा योगदान है। ये सारे मेंस में भी अब आंसर राइटिंग में बहुत काम आते हैं। शहरी आबादी की यदि मैं बात करूं तो 1.70 करोड़, नमस्ते राहुल नमस्ते, 1.70 करोड़ शहरी आबादी है। और ग्रामीण आबादी की मैं बात करूं तो 5.15, 115 करोड़ ग्रामीण आबादी है। अब इसको याद कैसे करें? आप केवल ग्रामीण आबादी याद कर लो। देखो हम गांव में थे तो हमारे गांव में कपड़े धोने के लिए हमारे पास एक वो वनस्पति तेल का साबुन आया करता था। उसके बाद एक साबुन बड़ा चलता था 555 के टिकिया लेके आते थे, मेरा आज भी ध्यान है। वो टिकिया 4.5 रुपये की देता था हमारा, वो जो बढ़िया था गाँव का। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान कर लो कि ग्रामीण इलाके में आज भी जो कपड़े धोते हैं वो 555 की टिकिया से धोते हैं। बस आपको क्या करना है, ये जो 5 हटा के 1 कर देना है। आपको क्या करना है, ये 5 हटा के केवल 1 कर देना है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 5.15 करोड़। बस इसको याद कर लेना आप, 5.15 करोड़। और 1.70 आपको इसलिए ध्यान में आ जाएगा, आपको एक डेटा तो ये ध्यान में होना चाहिए, और आपको यदि इन दोनों में से भी कोई सा डेटा याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं भैया? एफिशिएंटली तैयारी करना। हम 2 डेटा से तीसरा डेटा बना लेंगे, तीनों को रटने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से ये 5.15 था, अब इसको आप 75.1 याद कर लेना। देखो हमने तो इसको कैसे याद कर रखा था, 75.1 था तो हमने इसको 7 और आगे लगा दिया था। ये 1-2 बार आप करेंगे ना तो आपको इस प्रकार से याद होना सीख जाएगा। क्लियर? चलो, अब हमने देखा कि साहब हमारे राज्य की इकोनॉमिक व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं, तो एक बार ये तो देख लें कि हमारे यहाँ पे लिंगानुपात कितना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इत्यादि निकाले हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स निकाले हैं, तो और किसी भी राज्य की आपको आज के समय में उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जांचना है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उनमें से एक पैरामीटर लिंगानुपात सबसे बड़ा पैरामीटर जाना जाता है। तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा। भारत में यदि किसी राज्य को ऊपर आना है तो उसका लिंगानुपात यदि बढ़िया होगा तो उसको पॉइंट अधिक मिलेंगे। राजस्थान के यदि मैं लिंगानुपात की बात करूं तो 1000 लड़कों पे हमारे यहाँ पे 928 लड़कियां मिलती हैं। कहने का तात्पर्य है कि 72 लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं आज के समय में। आने वाले समय में क्या होगा कि कुंवारों की भीड़ लग जाएगी। हाँ, और अच्छी लड़कियों के लिए जैसे आज हम दहेज लेते हैं ना, आने वाले 10 साल बाद आप देना, लड़के वाले दहेज देने के लिए तैयार बैठे होंगे, जैसा कि हरियाणा में आज की स्थिति हो रही है। 928, ध्यान रखना 928। अब इसको सर कैसे याद करें? देखो इसको ऐसे याद करना, लिंगानुपात को। लिंगानुपात लड़का और लड़की 2 जने होते हैं तो ये तो बीच में तो आ गया साहब लड़का और लड़की। ठीक है, ये देखो साहब 8 और 9 के बीच में 2 लड़का लड़की आ गए। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक बार कर लेना, एक बार आपको डेटा पकड़ में आने लग जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं होगी कि साहब देखो लड़का तो था 18 साल का था और लड़की कितने की थी? 19 साल की थी। क्या? लड़का 18 का था और लड़की 19 की थी। लड़की 1 साल बड़ी थी। जितना एब्जर्ड, जितना आप अनोखा सा जार्गन बनाओगे ना उतनी जल्दी आपके याद रहेगा। मतलब कि लड़का लड़की बीच में, तो लड़का 18 का था और लड़की 19 की थी, मतलब 928। लिंगानुपात कितना है? 928।
चलो अब शहर में देख लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में देख लेते हैं। शहर वाले बड़े आधुनिक माने जाते हैं। हाँ, उनके यहाँ पर लड़कियों का लिंगानुपात कितना है? 914। कितना है? 914। और ग्रामीण क्षेत्र में यदि मैं देखूं तो 933। कितना? 933। अच्छा, लेकिन एक बार बताओ, जो हमारे सेंसस होता है हर 10 साल में होता है। अच्छा, 10 साल पहले क्या स्थिति थी सर? 10 साल पहले हमारी स्थिति थी 890। हमारे यहाँ पर क्या थी? लिंगानुपात था। अब ये जो मैंने आपको 8 9 याद कराया ना, उसके पीछे कारण यही था कि आपको दोनों चीज़ याद रह जाएं कि यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकेंगे साहब 928 तो अब है हमारे पास कुल। और यदि मैं शहरों की बात करूं, क्योंकि आपके बार क्वेश्चन सिंपल नहीं आएगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ कि इस वर्ष में, मतलब इस सेंसस में, 2000 के सेंसस में शहर का लिंगानुपात कितना है। वो ये पूछेगा आपसे, यह बताइए 2011 में पिछले सेंसस के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है। और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है। कारण है इसके पीछे कि भैया 24% की हमने वृद्धि की है। क्या? 24% की वृद्धि की, इसलिए इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे। ये डेटा सबके पास होगा, ध्यान रखना, लेकिन उसमें से प्रश्न निकालना हमें आना चाहिए। और कोई बड़ा रोल नहीं है आरएस की परीक्षा में। 24% की हमें ग्रोथ हुई है। 890 पहले थे, 914 शहर में अब हो गए। देखिए मैं आप, और ग्रामीण में 933 थे, और ग्रामीण में पहले 930 थे। मतलब ग्रामीण में बराबर से रहे थे। मतलब मैं तो मानता हूँ ग्रामीण वाले ज़्यादा आधुनिक हैं, शहरी क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अधिक हैं। देखो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार हम कहीं बैठे थे, एक कार्यक्रम में बैठे थे, तो हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा। कुटुंब प्रबोधन एक आयाम होता है, उसके भाई साहब आए तो उन्होंने बैठा पूछा सबसे, कोई 2-4 हज़ार जनसंख्या, मतलब जनता बैठी हुई थी। ये बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था। तो उनसे पूछा कि साहब हमें इतना बताओ, आप लोगों के घर में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को बेटा बोलते हैं? हाँ? उन्होंने पूछा कि आज के समय में बेटियों के बारे में, पहले उन्होंने थोड़ा सा लेक्चर दिया, फिर बोला कि आप बताइए कितने लोग अपने घर में बेटी को बेटा बोलते हैं। तो अधिकांश जो माताएं या उनके जो साथ में हस्बैंड थे या जो भाई साहब या बहन जी थी, हाथ अधिकतर ने हाथ खड़ा करके बोला कि साहब हम हमारे घर में बेटा बोलते हैं। उन्होंने सबको माइक भी पकड़ाया, तो बोला साहब हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम हमारी बेटी को भी बेटा जैसा पालते हैं। ऐसा 5-7 लोगों से बुलवाया। फिर उन्होंने बोला, माथा पकड़ के यूं बोला कि बोला देवताओं, जब तुम तुम्हारी बेटी को ही बेटा नहीं कह सकते तो तुमने भेदभाव तो यहीं कर दिया। क्या? भेदभाव तो हम जब नहीं मानते तुम तुम्हारे बेटे को बेटी बोलते, इसका मतलब बेटा सुपीरियर है, बेटी नीची है। इसलिए जिस दिन तुम जितने भी संभ्रांत लोग बैठे हो ना, अपनी बेटी को बेटी बोलने लग जाओगे ना गर्व से, तब मानना कि भैया बालिकाओं से भेदभाव आपने समाप्त कर दिया। जितने भी नाटक देखते हो आप, क्या देखते हो? बड़े बड़े गहने, बड़े बड़े मकानों में बैठ के जितने भी सीरियल्स होते हैं, उन सीरियल्स में बेटियों को क्या बोलते हैं? सब बेटा बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं ये मेरा बेटा जैसा है। जहां उन्होंने ये बोला वहीं उन्होंने भेदभाव चालू कर दिया। ठीक है? तो जिस दिन आपको गर्व होगा ना, नहीं साहब बेटी तो बेटी है, और बेटे को जिस दिन तुम बेटी कहने लग जाओगे ना, उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ भाई आपने भेदभाव समाप्त कर दिया। क्लियर? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन देखना ग्रामीण क्षेत्रों में ये दिखावा नहीं करते, लाली, छोरी, लड़ली, बेटी सब यही बोलते हैं। क्लियर? और आदिवासी क्षेत्रों में तो और भी अच्छा अनुपात मिलेगा आपको। किनका? लिंगानुपात महिलाओं का। चलिए साक्षरता दर देख लेते हैं, 66.11। क्या? लड़कों ने भी छक्का मारा, लड़कियों ने भी छक्का मार रखा है हमारे यहाँ पे। 66.11। इससे पहले कितनी थी? 60.4। नमस्कार नगेंद्र प्रताप जी। नगेंद्र, हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, जो आरएस की परीक्षा के लिए, आरपीएससी किसी भी परीक्षा के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जो छोटा सा आपका पार्ट रह गया उसको एक बार देख लेना। चलिए साक्षरता दर देख लें। हम साक्षरता बेसिकली अभी मेन फैक्ट देख रहे हैं नगेंद्र, उसके बाद में हम बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मिल जाएगी। शहरी क्षेत्र में यदि मैं बात करूँ साक्षरता दर की, तो 80 से हम थोड़ा सा कम है। कितना? 0.30 कम है, 79.70। ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो 61.4 हमारी क्या है भैया? साक्षरता दर है। शहर में ज़्यादा है। कारण है उसके पीछे स्कूलों की संख्या, आपको थोड़ा सा सुविधाएं मिल जाती हैं, इसकी वजह से शहरों में आपको साक्षरता दर अधिक मिलेगी। क्लियर? आपसे मैं 3-4 चीज़ें इसमें से निकाल के पूछ रहा हूँ, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान में आबादी कितने करोड़ है ये बताओ?
मनी मन में आंख बंद करके याद कर लेना 5.15 करोड़। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं हाथों हाथ तुम्हारे साथ डिस्कस करता चलूंगा। मैं अब प्रतिशत में तुमसे पूछता हूँ कि ये जो 5.15 करोड़ है ये कितना प्रतिशत है ग्रामीण क्षेत्र में जो आबादी है। सिंपल सा याद कर लेना 75.1, 75%। मतलब कि 3/4 आबादी जो है हमारी कहाँ पर रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। क्लियर, 3/4 याद कर लेना, 75.1%। दूसरा अच्छा सवाल ये बनता है इसमें लिंगानुपात का, जो मैंने आपसे कहा था कि मेरे को तो ये बताओ भैया कि 2011 सेंसस के अनुसार जो लिंगानुपात है 914, ये भी बताऊंगा मैं तुम्हें, एग्जामिनर तुम्हें ये भी बताएगा कि भैया 914 जो शहर में लिंगानुपात है राजस्थान का, उसमें ये बताइए कि पिछले सेंसस से कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो आप खट देने से बता देना साहब 24% वृद्धि हुई है, लगभग 25%। याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट चॉइस याद नहीं रहता कोई लोड मत लेना, लगभग 25%। और अगर वो 914 दे देना तो ध्यान कर लेना 9 और 1 हटा दिया तो मतलब 2 डालते ही क्या बन गया, ये 24% बन गया। क्लियर, इन दो फैक्ट्स में कहीं पर कोई इश्यू कोई दिक्कत तो अभी बता दो नगेंद्र, और आप क्या नाम है अपना, अरुण, अरुण भी है ना, अरुण कुमार प्रजापति जी और कुलदीप राठौड़। इन फैक्ट्स में कहीं पर कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आ जाते हैं। हमने हमारा यहाँ का डेमोग्राफिक सिनेरियो देख लिया, अब हम देख लेते हैं हमारी यहाँ की इकोनॉमी कैसी चल रही है। चलो साहब, इकोनॉमी हम देखते हैं कि हमारे राज्य में उत्पादन कितना हो रहा है, ठीक है, कितने रुपए का उत्पादन हो रहा है, वो बेसिकली हम मेजर करते हैं। 2020-21 की यदि मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो ग्रॉस स्टेट जीडीपी था, ध्यान रखो ये क्या है, ग्रॉस है, नेट नहीं है। ग्रॉस जो स्टेट जीडीपी था वो कितना था, 10 लाख में आपके 42 लाख कम, ठीक है, 42,000 ही कर लेना आप, 9.58 लाख करोड़ हमारी क्या थी भैया, स्टेट की जीडीपी है ग्रॉस। ध्यान करना लगभग 10 लाख करोड़, याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है तो कोई लोड मत लेना। लगभग 10 लाख करोड़ हमारी क्या थी भैया, स्टेट की जीडीपी 2020-21 की। और किस पर थी ये, प्रचलित कीमतों पर थी, मतलब करंट की प्राइसेस पे थी। और यदि मैं स्थिर कीमतों की बात करूं तो ये थी 6.43 लाख। ठीक है सवाई जी, सवाई जी इकोनॉमिक सर्वे के जो बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे राजस्थान के लिए उनको देख रहे हैं, उन फैक्ट्स को एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए, स्थिर कीमतों पर कितनी थी, 6.43 लाख करोड़। अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि यार ये स्थिर कीमतों पे तो कम है और प्रचलित कीमतों पर ज़्यादा है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि ये जो छोटे छोटे बेसिक फैक्ट्स हैं, जार्गन्स हैं, ये मैं आपसे डिस्कस जीडीपी जब फिजिकल पॉलिसी राजस्थान की डिस्कस करूंगा उसमें बताने का मेरा था। लेकिन थोड़ा सा बता दूं, देखो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत में ये होता है, ये हमारा करंट प्राइस पर हम देखते हैं। स्थिर कीमत में हम क्या करते हैं, एक बेंचमार्क ले लेते हैं ईयर का, और वो हमने बेंचमार्क ईयर का लिया है 2011-12 में। जैसे सपोज करो 2011-12 में सेब 100 रुपये किलो मिलता था, क्लियर, और वर्तमान में क्या भाव है, वर्तमान में 120 रुपये किलो है, ठीक है। तो हम किससे तुलना करेंगे, 100 रुपये से उसकी तुलना करेंगे सेब की, क्लियर। तो ये हमने बेंचमार्क उठा के पकड़ लिया। प्रचलित कीमत में क्या करते हैं, हम करंट प्राइसेस पे देखते हैं, करंट ईयर के प्राइस देख रहे हैं। तो प्रचलित कीमतों के अनुसार हमारी लगभग 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है। लेकिन स्थिर कीमत हमेशा कम होगी, स्थिर कीमत हमेशा कम होगी। अब स्थिर कीमत में साहब कैसे याद करूं मैं, ऐसे याद करो, देखो हमारे यहाँ पर अगर मैं आय की बात करूं तो हम जो भैया सामान्य तौर पर कपड़े लत्ते पहनते हैं उसमें 3 जेब मिलती हैं, 2 पैंट में होती है, ठीक है। ये सब आपने पैंट पहनी, एक जेब ये, एक जेब ये, और पैंट के एक पीछे के पॉकेट में जेब होती है। तो मैंने पूछा तुम्हारे पैंट में कितनी जेब है, बोला सामान्य तो साहब हमारे 3 जेब होती है, ठीक है। 3 जेब को पकड़ लेना, ये 3 जेब आपने पकड़ी, आगे बढ़े आप, शर्ट की जेब और जोड़ लेना इसमें 1 4, ठीक है। 4 जोड़ के ये पॉइंट लगाए, ये 5 है और ये 6.43 लाख करोड़, क्या 6.43 लाख करोड़ हमारी स्थिर कीमतों पर हमारी क्या है भैया, जीडीपी है। ये 10 लाख करोड़ में तो क्या लोड नहीं है, ये तो आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा। तो कितनी जेब है मेरी पैंट में साहब, 3 जेब है। मैंने बोला कि नहीं साहब एक शर्ट में भी जेब है, तो चौथी जेब हमारी ये हो गई, पॉइंट लगा देना, 5वां आपका ये हो गया और छठा लिख देना। 6.43 लाख करोड़ हमारी स्थिर कीमतों पर हमारे राजस्थान की जीडीपी है। और ये जो स्टेट जीडीपी से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कितने रुपए का हो रहा है, क्लियर। चलो साहब, अब आपके पास क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इसकी संभावना बहुत कम है कि 9.58 लाख करोड़ या 6.43 लाख करोड़ आपसे पूछ ले स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर। वो ये पूछेगा आपसे कि साहब हमें तो ये बताओ कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई।
तो ध्यान करना, स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित कीमत हो, हमारे राजस्थान में क्या रही है, कमी रही है, गिरावट रही है। कितनी गिरावट रही है, 4.11% तो रही है भैया प्रचलित कीमतों पर, और 6.61% हमारी कमी रही है किसमें, स्थिर कीमत पर। क्लियर। अच्छा, अब एक बात का सवाई जी, मुझे इतना सा बता दो, तुम आरएस के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, मुझे ये भी एक बार बता देना। और ये जो पीडीएफ है आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। नीलम नमस्ते। नीलम, बेसिकली हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, और इकोनॉमिक सर्वे हम बेसिकली मेन हमारा कंसंट्रेशन आरएस के ऊपर है, और राजस्थान की किसी भी परीक्षाओं के लिए ये रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तुम लोग लेट आते हो तो एक छोटी सी मुझे ज़बरदस्ती की इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है। अभी हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, सारांश देख रहे हैं हम इकोनॉमिक सर्वे का। क्लियर। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, अब ये नहीं पूछेगा कि भैया जीडीपी आपकी कितनी लाख करोड़ की, अब ये पूछेगा कितने प्रतिशत कमी हुई या वृद्धि हुई। तुम्हारा एनालिटिकल यहाँ पूछेगा तो बताइए साहब 4.11% की कमी रही, और 6.61% स्थिर कीमतों में कमी रही। स्थिर कीमत हमारी कम है, स्थिर कीमत पर जीडीपी की वैल्यू कम है, लेकिन स्थिर कीमतों में आपको गिरावट अधिक मिलेगी पिछली उससे। अगर आप कंपेयर करते हो तो 6.61, पहले कितनी थी, 6.89 लाख करोड़ थी, अब हमारी 6.43 लाख करोड़ जीडीपी रह गई है। पहले लगभग जो 10 लाख बोल रहा था मैं आपको 9.99, और अब कितनी रह गई है, 9.98 लाख करोड़ रह गई है। क्लियर। चलो, अब नेट को पकड़ के चलना। देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टीडियस होता है, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ के एनालिसिस करने लग जाएंगे तो आपको आनंद आने लग जाएगा। चलो साहब, अब नेट पे आ जाते हैं। नेट से अभी यूँ समझ लो कि भैया ग्रॉस तो होता है कि आपने खेत में तूड़ा काटा, ठीक है, आपने जैसे गेहूँ वहूँ साफ किया, तो जो तूड़ा बचता है ना, उस तूड़े को भर के आप लेके आते हो अपने घर में। उस तूड़े को जब आपने ट्रैक्टर में भरा, तो जब ट्रैक्टर में तूड़े को भर के घर में लेके आते हो, आपके कहीं खान खिलाने में तूड़ा भरते हो जानवरों के लिए, तो क्या होता है, रास्ते में तूड़ा फैलता हुआ आता है। तो बोला साहब कि 10 बोरी तूड़ा था जब हम खेत से लेके चले थे, घर पहुंचते पहुंचते साहब वो 8 बोरी रह गया या 9 बोरी रह गया, 1 बोरी तूड़ा रह गया। तो नेट कितना तूड़ा घर आया तुम्हारे, 9 बोरी आया। अभी इतना समझ लो भैया, ग्रॉस में से हम कुछ चीजें काटते हैं, उसको काटने के बाद हम देखते हैं एक्चुअल में जीडीपी कितनी थी हमारी, ठीक है ना, तूड़ा घर में कितना आया, ये देख लो। नेट जब स्टेट की जीडीपी की यदि मैं बात करता हूं, तो मेरी स्टेट की जीडीपी प्रचलित कीमत पर कितनी है, 8.63 करोड़, और स्थिर कीमत पर कितनी है, 5.70 लाख करोड़। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। एक बार क्या, हमारे जयपुर में एक सम्यक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ एक बार मैंने वो टेस्ट लिया था आरएस के बच्चों के लिए, तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे। तो उस क्वेश्चंस में मैंने एक बड़ा सिंपल सा ऑप्शंस दिए थे, प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत, ठीक है ना, उसमें नेट जरूर डाल दिया था, और 2 ऑप्शन तो दिए थे ग्रॉस के और 2 दिए थे नेट के, ठीक है। अब उसमें क्या किया था, ऑप्शन में एक जगह मैंने जो ग्रॉस का जीडीपी लिखा था, सपोज करो वो तो लिखा था 10 लाख रुपए, और नेट का मैंने लिखा था 11 लाख रुपए। क्लियर है। अब उस भैया ने टिक लगाया था जो नेट के 11 लाख रुपए है उस पर। अब मुझे इतना सा बताओ भाई, हमें इतनी समझ होनी चाहिए, हमें ये नहीं पता कि 10 लाख करोड़ है 11 लाख करोड़ है राजस्थान की जीडीपी, लेकिन मुझे इतनी समझ होनी चाहिए कि भैया नेट तो ग्रॉस से कम होगा ही होगा। जो नेट जीडीपी होगी वो ग्रॉस के बराबर तो नहीं हो सकती, ग्रॉस से कमी ही होगी। तूड़ा जो 10 बोरी आपने खेत से तूड़ा लिया, तो वो भैया घर पहुंच से कुछ तो उसमें शरण होगा ही होगा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से यदि आपको डेटा नहीं भी ध्यान है, तो अपनी इंटेलिजेंसी से आप क्या करें, इनको सॉल्व कर लें कि साहब 11 लाख करोड़ तो हो नहीं सकता, जब 10 लाख करोड़ हमारा क्या है, ग्रॉस जीडीपी है। क्लियर। चलो ये देख लो, 8.63 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमत पे यदि मैं बात करता हूँ तो 5.70 लाख करोड़ था, ठीक है। और यदि मैं प्रीवियस की बात करता हूँ कि कमी हुई है वृद्धि हुई है, तो फिर वही 4% और 6%, इसी को याद कर लेना। 4% जैसे ऊपर थी भैया कमी, और 6% स्थिर कीमतों में कमी थी, इसी तरीके से नेट में भी 4% और 6% की मोटी मोटी कमी है आपके पास, मोटा मोटा याद कर लेना। और ये कितनी थी, 8.99 लाख करोड़ थी, ये 6.10 लाख करोड़ थी 19-20 में, प्रीवियस ईयर में। चलो सब आगे चलते हैं। देखो इनको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे तुम्हें यह याद रहने लग जाए। चलिए आगे चलें। अगला इसमें सारांश दिया है थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। 99 2000 इसका क्या बेस है, जब हमने कहा ना बेंचमार्क देखते हैं, इसमें भी देखा जाता है कि साहब 99 और 2000 रुपये में सपोज करो 10 रुपये किलो आलू थे,
और वर्तमान में आलू की क्या कीमत है, ये इससे कंपेयर करते हैं 99 से 2000 में। यदि आज के समय में 8 रुपये किलो आलू है तो आप क्या कहेंगे, भैया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आलू की कीमत तो क्या गिर गई, तो इंडेक्स में इसकी वैल्यू भी गिर जाएगी। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं साहब 2019 में ये कितने पॉइंट रही है हमारी थोक मूल्य उपभोक्ता सूचकांक। ये दोस्तों 310.56 रही। कितनी रही, 310.56 रही है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसको बोलते हैं सामान्य थोक मूल्य सूचकांक। क्या बोलते हैं, सामान्य थोक मूल्य सूचकांक। और थोक क्या होता है कि भैया ऐसा दुकानदार या ऐसा आपका होलसेलर जिसको हम बोलते हैं, ऐसा स्टोर रखने वाला जिसके पास एक पीपा नहीं 100 पीपे मिलेंगे उसके पास तेल के, तो जिससे क्या होगा, उसकी कीमतें में कमी होती है और उसी होलसेलर से जो आपके खुदरा व्यापारी है सामान लेके आता है। तो ये कौन सा बता रहा है कि थोक वाले के पास क्या कीमत है सामान की, एक बास्केट होती है, उन बास्केट में उन सामग्रियों की क्या कीमत होलसेल मार्केट में, उसके माध्यम से ये मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। और उसकी कितनी वैल्यू है, ये 310.56। 2020 की यदि मैं बात करूं, 2020 में 330.86 थी। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की हम बात कर रहे हैं, तो भैया कितनी बढ़ोतरी हुई उसमें, 6.54% की बढ़ोतरी हुई है। क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6.54% की बढ़ोतरी है। उससे तात्पर्य यह है कि भैया इसमें इंक्रीज हुआ है, चीजें महंगी हुई हैं। क्लियर। अच्छा, अब ये सामान्य जो हम देख रहे हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, इसका जो अब बेस ईयर कर दिया है, ठीक है ना, आधार वर्ष, वो क्या है 2001। कितना है, ध्यान रखो 2001, ये इंपॉर्टेंट है, तारा लगा रखा है पहले से। सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसका बेस ईयर कौन सा है, 2001। और थोक का कितना है, 99 से 2000। क्लियर। अब जो हम जहां जहां से बेटा देखते हैं कि डेटा हमें कहाँ से लेना है, तो उसमें हम 3 जिलों से लिया करते थे पहले। जयपुर का देखा करते थे, क्या भैया बाजार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब उपभोक्ताओं के लिए पर्टिकुलर कुछ सामानों का क्या मूल्य चल रहा है, अजमेर में देखा करते थे और भीलवाड़ा में देखा करते थे। लेकिन सितंबर 2020 से क्या चेंजेस हुआ है कि अब जो आधार वर्ष है वो क्या ले लिया है, 2016 ले लिया है। क्या ले लिया है, 2016 ले लिया है। इट मीन्स 2001 हमारा आधार वर्ष अब नहीं है। एक और बड़ा शानदार चेंज हुआ है, एग्जाम में ध्यान रखना, वो आपसे बोलेगा, ऑप्शन देगा कि सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में ABCD निम्न में से कौन सा मूल्य सूचकांक के लिए जिला नहीं है, या मूल्य सूचकांक डेटा लेने के लिए जिला नहीं है। आपको देगा जयपुर, आपको देगा अजमेर, आपको ऑप्शन में देगा भीलवाड़ा, और आपको ऑप्शन में देगा अलवर। तो अगर आपने नया इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा होगा तो अलवर आप गलत करके आ जाएंगे, जबकि क्या हो गया है, अजमेर को अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के इंडेक्स में से हटा दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही बोले कुलदीप जी, ये हो जाएगा सब अलवर, अब अलवर को बना दिया है। और आधार वर्ष कितना है, 2016 कर दिया है। सितंबर 2020 में ही ये चेंजेस किए गए थे, तो पुराना वाला किसी ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के रख रखा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, बैंकिंग एवं वित्त। देखो मैं बड़े श्योरली कह सकता हूँ कि ये जो हम सारांश पढ़ेंगे ना, इस सारांश से भी आपको 2 से लेके 3 आपको या 4 क्वेश्चन तो अवश्य मिल जाएंगे, और ज्यादा भी मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बैंकिंग एवं वित्त की स्थिति देख लेते हैं कि साहब हमारे राजस्थान में बैंक कितने हैं। वित्तीय साक्षरता की हम बात करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मेंस में यदि आपके प्रश्न आ जाता है आरएस में कि राजस्थान में वित्तीय साक्षरता पर आप लिखिए 50 शब्द लिख दिए या 20 शब्द लिखिए, तो स्टार्टिंग ही यहीं से करना कि राजस्थान में वर्तमान में 7685 बैंक है जिनके माध्यम से वित्तीय समावेशन या वित्तीय साक्षरता का समावेशन किया जा रहा है। क्लियर। कितने बैंक ऑफिसेज और हमारे ब्रांचेस कितने हैं, 7685। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि कितने विदेशी बैंक हैं, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, तो आप मोटा मोटा ये ध्यान रख लेना कि विदेशी बैंक हमारे यहाँ पे 7 हैं, ठीक है। और आपके लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक अपने 351 हैं, और राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे पास लगभग 4000 के आसपास है। आपको याद करने वाली चीज कितनी है, विदेशी बैंक देख लेना और लघु वित्त बैंक देख लेना। क्लियर। चलिए सितंबर 2020 में यदि मैं जमा करूं, देखो हमारे भारत की इकोनॉमी की एक स्ट्रेंथ है, हम भारतीयों की एक आदत है भैया सेविंग करने की, और ये जो आदत है सेविंग करने की, यही भारत को हमेशा आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करती है बुरे वक्त में।
ये जमा बढ़ती है तो राज्यों को बड़ा आनंद आता है। और आनंद क्यों आता है कि भैया वो उस पैसे को राज्य के विकासशील प्रोजेक्ट्स में यूज में ले सकती हो। स्टेट की यदि हम बात करें सेविंग की, तो हमारे यहाँ पे 13.15% की सेविंग इंक्रीज हुई है, लोगों ने बढ़ाई है, ठीक है ना। और ऑल इंडिया लेवल पे ये कितनी आती है, 11.03% है। कितनी, 11.03% है। मतलब कि हमारी क्या है, ऑल इंडिया लेवल में लोगों की जो इंटीग्रेटेड सेविंग करने की आदत है, उससे ज्यादा आदत हमारे राजस्थान में है। कितनी, 13.15%। क्लियर। जीडीपी ग्रोथ तो नहीं, देखो जीडीपी तो आती है प्रोडक्शन से, ये तो सेविंग से रिलेटेड है, समझे। जैसे सपोज करो तुम्हारी फैक्ट्री थी, तुमने 1,000 रुपए की मिठाई बना दी, ठीक है, और इस मिठाई पे तुमने 350 रुपए का लाभ कमाया, तो प्रोडक्शन तो आपका 1,000 रुपए का आ गया, लेकिन ये 350 रुपए आपने क्या किए, बैंक में जमा करा दिए, ठीक है। ये तो बैंक की सेविंग है, इससे जीडीपी से कोई रिलेशन नहीं है, बैंक में सेविंग से इससे कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर। वो मौद्रिक नीति में देखा जाता है कि बैंक में कितना पैसा पड़ा है, लेकिन जीडीपी में इसका रिलेशन सामान्यतः नहीं आता है। चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है, 13.25% की। ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि भैया स्टेट में कितनी जमा है, कितने प्रतिशत जमा है। मतलब 100 रुपए यदि हमारे यहाँ पर कोई आदमी कमा के लेके आता है तो 13 रुपए जमा कर देता है, एक तरीके से ये मान के चलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देख लेते हैं भैया कृषि एवं संबंध सेवाओं में हमारे प्यारे राजस्थान की स्थिति क्या है। देखो सबसे पहली चीज देखिए, एक वर्षा पे भी एक बार प्रश्न आया था, शायद पटवारी में किसी में आया था कि कितने एमएम सामान्य औसत वर्षा होती है हमारी, ठीक है। तो हमारी जो सामान्य वर्षा का हम टारगेट लेके चलते हैं 520.98 एमएम लेके चलते हैं। क्लियर। और वास्तविक वर्षा हमारी कितनी हुई है, 520.79 एमएम, मतलब कि 0.04% की हमारी कमी रही है। राजस्थान में इस बार जो वर्षा हुई है सामान्य वर्षा हुई है। हमारे एक मित्र हैं, वो इस बार इंटरव्यू में जब बैठे थे तो उनसे वर्षा के ऊपर सवाल पूछा था, और एक दिन पहले मैंने उनसे ये डिस्कस किया था कि जब कृषि के बारे में डिस्कस कर रहा था तो मैंने कि 3-4 फैक्टर का विषय ध्यान रखना भैया, जाए तो कृषि के जो तीनों चारों आयाम है उसमें सबसे प्रमुख आयाम वर्षा के बारे में जरूर बोलना, ठीक है। और स्टार्टिंग में यहीं से करना सामान्य वर्षा से। तो उससे कृषि के बारे में प्रश्न पूछा और उन्होंने सामान्य वर्षा के बारे में बोल के आए थे कि सर सामान्य वर्षा रही है इस बार। तो उनका सीधा प्रश्न ये था कि सामान्य वर्षा से आपका क्या तात्पर्य है। तो उन्होंने खट देने से बता दिया था साहब 520.98 एमएम हमारा बेंचमार्क है। इससे अधिक वर्षा होती है तो हम बोलते हैं सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, इससे कम वर्षा होती है तो हम उसके अगर आसपास है तो उसको वास्तविक वर्षा बोलते हैं, कि ना उसकी सामान्य वर्षा के अंतर्गत ही लेते हैं। तो वास्तविक वर्षा हमारी कितनी हुई है, 520.79 एमएम हुई है, जो 0.054% से कम है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट 2020-21 की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में 2020-21 में ये तो रही वर्षा, अब इस खेती से उपज कितनी हुई है। और देखो ये सारे हॉट विषय हैं तो इस पर विशेष ध्यान रखना आप कि हमारे यहाँ पर जो उपज हुई है इस बार बढ़ी है, क्या बढ़ी है। मोटा मोटा याद रखना कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कृषि का इस बार बढ़ा है। कितना हुआ है, 2.08% हमारे यहाँ पर बढ़ा है। अनुमान हमने कितना लिया था, 271 लाख मीट्रिक टन लिया था, ठीक है ना। और गत वर्ष ये कितना था भैया, 265.81 लाख मीट्रिक टन था। क्लियर है ना। और हमारी बढ़ी कितनी है, 2.08% हमारी जो प्रोडक्शन है कृषि की वो बढ़ी है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो पूछा जाएगा वो मीट्रिक टन से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन यदि आपसे असर्शन रीजनिंग में पूछा जाएगा कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें कृषि का प्रोडक्शन कितना रहा, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। पहला उसमें स्टेटमेंट ये आ जाएगा कि गत वर्ष से इस वर्ष कृषि की प्रोडक्शन कम हुई है। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि गत वर्ष से इस वर्ष कृषि की प्रोडक्शन बढ़ी है। ऐसे दो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, असरसर रीजनिंग जिनको बोलते हैं, कथन के प्रकार में प्रश्न आ सकता है। तो आप सही कर देना भैया इस बार क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। चलिए अब एक बार उत्पादकता भी देख लेते हैं। यदि मैं उत्पादकता की बात करूं, देखो अनाज, दलहन और तिलहन, ये ज्योग्राफी में जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो और इसके बारे में बता दूंगा। दलहन मतलब दालों से संबंधित फसलें, तिलहन मतलब ऐसी फसल जिसको मैं भींच दूं तो तेल निकल जाए उसका, ठीक है ना। और अनाज तो आप जानते ही हैं आपके, जैसे कि भैया गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सारे अनाजों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब उत्पादकता हम देखते हैं 19-20 में क्या रही है।
19-20 में हमारी उत्पादकता रही है लगभग 90% के आसपास रही है। क्लियर? कितनी रही है? 90% के आसपास। और दलहन में 50% और तिलहन में 44.80% रही है। ठीक है। और ये जो मैं आपसे ग्रोथ बता रहा हूँ, ये किससे बता रहा हूँ? 2001 और 2 के कंपैरिजन में बता रहा हूँ। क्या? 2001 और 2 के कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो अनाज है उसका परसेंटेज, दलहन का परसेंटेज और तिलहन का परसेंटेज में जो ग्रोथ हुई है वो भैया हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? सन 2001 और 2 से कर रहे हैं। क्लियर? मोटा मोटा याद रखना कि 90% के आसपास हमने ग्रोथ कर ली, दलहन में 50% के आसपास करिए और तिलहन में 44% के आसपास करिए। इनको हल्का हल्का से याद रखना। इसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम रहती है, फिर भी एक बार नजर मारने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट देख लो साहब, कपास रुई की यदि मैं बात करूं तो हमारे 19-20 में कितना हुआ है रुई? 1 हेक्टेयर एरिया में 626 किलोग्राम हमारे यहाँ पर रुई हुई है। कितना? 626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो कपास होती है उसको हम बंडल में नापते हैं, गांठें, ये बोलते हैं कितनी गांठें कपास की हुई है। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम बात करें कि 97-98 से लेकर 2001-2 तक क्या स्थिति थी? 337 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत उत्पादकता थी। कृषि का कोई प्रश्न आ जाएगा, हमसे पूछा जाए कि भैया मेंस में कि कृषि में राजस्थान में विगत वर्षों में या पिछले 1 दशक में या हरित क्रांति के समय में क्या ग्रोथ रही या उसमें डिग्रेडेशन रहा, तो आप ये सब चीज़ें डाल सकते हो कि साहब इसको ऐसे बांट के लिखना चाहिए। ऐसा एक डायग्राम बना दें, ये ऐसे कि अनाज, तिलहन, दलहन और यहाँ पर कपास, और यहाँ पर लिख दें कि ग्रोथ 2001 से 2 से और 2019-20 में क्या ग्रोथ रही। लगभग 90%, 50%, 44%, और इसमें लगभग भैया दुगना 100%। 337 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो औसत उत्पादकता थी वो अब लगभग दुगना औसत उत्पादकता हो रही है रुई के अंदर। किसमें? राजस्थान में, जो कितना है? लगभग 626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और एक प्रश्न भी आया था आरएस में पिछली बार कि राजस्थान में जो अमेरिकन किस्म की, उच्च किस्म की ये कपास मानी जाती है, किस क्षेत्र में बोई जाती है? क्या मुझे बता सकते हो कि जो उच्च किस्म की जो कपास है किस जिले में राजस्थान में बोई जाती है? हनुमानगढ़, गंगानगर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उद्यानिकी देख लें। उद्यानिकी में आपकी आ जाती है, देखो भैया अभी क्या, जब बीच में मैं कोटा था तो कोटा में काली मिट्टी है, और उस समय मैं क्या खेत ढूंढ रहा था, मुझे क्या फार्मिंग की बहुत जच रही थी कि फार्मिंग करूंगा, खेती करूंगा। गांव में तो अब जाना होता नहीं, नज़दीक ही खेत ले लेता हूँ, और हमारे गांव में पानी भी कम है। तो वहाँ मैं जब खेत देखने गया तो वहाँ काली मिट्टी है। तो वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे एक मित्र हैं, वो वहाँ पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने कही थी विकास जी आप यहाँ पे एक काम करो, नींबू का बाग लगा लो। तो नींबू का बाग लगाएंगे तो नींबू का बाग किस में आता है? उद्यानिकी में आता है। और जो हमारा मित्र साइंटिस्ट है वो उद्यानिकी विभाग में ही एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लगा हुआ है। तो उद्यानिकी में क्या आ गया? बाग बगीचों में जो भैया आपके संतरा हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, ये सारी फसलें किस में आ रही हैं आज के समय में? उद्यानिकी से आ रही है। क्लियर? चलो, उद्यानिकी में इतना ध्यान रखना, मैंने आपको ये डेटा इसलिए शेयर किया है कि स्थिति देखो आप, हमें जो केंद्र से जो पैसा कितना मिला उद्यानिकी में? 515.27 करोड़। कितना रुपये मिला? इसमें स्टेट का और सेंटर का दोनों का पैसा सम्मिलित है। मतलब हमारे पास कितना पैसा था? 515 करोड़ रुपए थे जो उद्यानिकी के क्षेत्र में किसानों के साथ मिलकर खर्च करने थे। और दिसंबर 2020 तक हमने कितना खर्च किया? 172.08 करोड़। अब इसको सरकार की अकर्मण्यता नहीं बोले तो क्या बोले यार, है? तुम्हारे को पैसा दे दिया, तुम खर्च नहीं कर पा रहे उस पैसे को। स्थिति देखो आप, और कितना सा खर्च किया है तुमने। देखो तो मैं मुश्किल से 30%, 35% के आसपास तुमने पैसा खर्च किया उद्यानिकी विभाग में। वो जो मेरे मित्र से मैं बता रहा था ना, वो कृषि के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने कहा अगर तुमसे पूछ लिया जाए ना कि भैया कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लकूना आ रहा है इंटरव्यू में, तो ये डेटा जरूर भेज देना कि आज के समय में किसानों की आय दुगुनी करने के लिए हमें फसलों में एक तो पैटर्न, क्रॉप्स का पैटर्न बदलना पड़ेगा, और उनकी साइंटिफिक विधि से नई फसलें हमें बोनी पड़ेंगी। और उद्यानिकी और आपके वेजिटेबल की फसलों में बहुत आपको लाभ मिलता है। ठीक है। अब उद्यानिकी फसलों में प्रशासनिक रूप से आप कमी ये बताना, मैंने उनको बताया था कि भैया किस 515 करोड़ रुपए सरकार ने तय कर रखे थे, स्वीकृत कर रखे थे उद्यानिकी विभाग में खर्च करने के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से राजस्थान में कितने खर्च किए हमने? 172 करोड़ किए। हाँ,
तो ये नेगेटिव पॉइंट मैं बताने के लिए उनको बताया था। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषकों की सहायता के लिए भैया एक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है। राजीव गांधी जी ने कभी भी हल नहीं चलाया, लेकिन वो कृषक के साथी हैं। चलो जोक है भैया। कृषि विपणन की यदि बात करनी हो, कृषकों, खेती और मजदूरों, हम्मालों आदि के लिए क्या करता है, आपको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। 2020-21 में दिसंबर 2020 तक 1345 किसानों में 19 करोड़ के आसपास क्या करें भैया, कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत उनको मदद की गई है। अब देखो ये दिसंबर मैंने क्यों लिखा, कि आपको यह ध्यान में आ जाए कि इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा लिया जाता है ना, वो पूरे वर्ष भर का नहीं होता। एक्चुअली बजट बनाने की प्रक्रिया सामान्यतः 6 महीने पूर्व ही चालू हो जाती है। प्रक्रिया तो 6 महीने पूर्व ही चालू हो जाती है। उसमें 6 महीने पूर्व प्रक्रिया में क्या होता है, आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी ऑफिस हैं, वहाँ पर एक लेटर जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि साहब आपके यहाँ पर अब जो हमने आपको बजट दिया था आपने कितना खर्च कर दिया, और अब वर्तमान में सपोज करो हमने आपको फरवरी में पैसा अलोकेट किया था, आज जुलाई में वो 3-4 डेटा मांगते हैं। एक डेटा तो ये मांगते हैं पिछली साल भी जुलाई थी तब तक आपने कितना पैसा खर्च कर दिया था, इस वर्ष की जुलाई तक आपने कितना पैसा खर्च कर दिया है, और आपकी क्या योजना है, और नेक्स्ट ईयर में आपको कितना पैसा चाहिए। ऐसे 3-4 डेटा मांगते हैं वो। ठीक है, मतलब ये 6 महीने पहले ही आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और हम जो इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं ये 2-3 माह पूर्व स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आता है, सामान्यतः अगर 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे है तो आपको कहाँ तक का डेटा मिलेगा, दिसंबर 2020 तक का डेटा मिलेगा। हम जब आगे जीडीपी के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे तब तो हमें ध्यान आएगा कि इसमें कई डेटा आपको 2019-20 का दे रखा है, और वो ऑथेंटिकेटेड डेटा होगा। अब ये जो 2020 का डेटा है ना, नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा उसमें आपको मार्च फाइनेंशियल ईयर तक का डेटा मिलेगा। क्लियर। चलो सब आगे चलते हैं। अब सिंचाई पे चलते हैं। सिंचाई की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। क्लियर। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन की यदि मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत भैया ड्रिप और फव्वारा सिंचाई पद्धति में की जाती है, और इसमें जो पैसा मिलता है वो 60-40 के रेशो से मिलता है। क्या, 60-40। 60-40 से तात्पर्य हो गया कि भैया स्टेट ने 60 दिया, 40 किसने दिया, सेंटर ने पैसा दिया। क्लियर। और ये प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है तो इसमें क्या रहता है, सेंटर स्टेट का रेशो रहता है। सेंटर ने आपको 60 रुपए दिए 100 रुपए में से, और 40 रुपए कौन देता है, आपको स्टेट देता है। 1 अप्रैल 2020 तक की हमारे यहाँ पर एक योजना थी अटल भू योजना, जिसमें 50-50% का शेयर रहता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा चालू की गई योजना है। ये किस लिए लाई गई है भैया, अटल भू जल योजना, गिरते हुए भूजल को रोकने और भूजल को बेहतर बनाने के लिए। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे कि अटल भू योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भैया जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसको रोकें हम, और भूजल को कैसे बेहतर बनाएं, ये काम था किसका, अटल भू योजना का। अगला हमारे राजस्थान के उद्योगों के बारे में थोड़ा सी नज़र दौड़ा लेते हैं। उद्योगों के बारे में देखें, जैसे कि एक बार क्या, एक किसान बैठा हुआ था और एक उद्योगपति बैठा हुआ था। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। क्या लड़ाई चल रही थी, उद्योगपति इसको लड़ रहा था कि भाई किसान तो क्या करता है, हम देते हैं इस राज्य को जो यहाँ की जीडीपी में हमारा योगदान बहुत ज़्यादा है। किसान बोल रहा है लेकिन मेहनत तो हम ज़्यादा करते हैं, हमारा योगदान कौन सा कम है, तुम तो थोड़े से हो फिर भी तुम इतना रिसोर्सेज को यूज़ में लेते हो, हम तो लेते ही नहीं है। तब बात आई, तब उस उद्योगपति ने बोला साहब हम 24.80 क्या %, यदि 100 रुपये राजस्थान में कमाई हो रही है तो उसमें से 24 रुपये की कमाई कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं, स्टेट। ये किसने बोला, उद्योगपति ने बोला। तो ध्यान कर लेना, प्रचलित कीमत पर जो उद्योगों का शेयर है स्टेट के जीडीपी में वो कितना है, 24.80% है। कितना है, 24.80% है। ध्यान रखना। उसमें से विनिर्माण क्षेत्र का कितना योगदान है, 9.31% का। खनन का कितना योगदान है, 4.25% का। और ये आईआईपी क्या है, जैसे हम इंडेक्स से सूचकांक बनाते हैं ना, इसी तरीके से इंडस्ट्रीज का भी एक प्रोडक्शन का इंडेक्स बनता है। उसके अनुसार क्या आया हुआ है कि 2016-17 के मुकाबले 2018-19 में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, और 2019-20 के मामले में देखें तो हमारा प्रोडक्शन 2020-21 में गिरा है। देखो इसमें कोविड का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में स्टार्टिंग में लिख दिया था कि इस बार कोविड के कारण हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लगा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो केवल बानगी है, फैक्ट्स हैं, इनको तो रट ही लेना आप अच्छे से। जब हम इसके चैप्टर्स पे आगे आएंगे तो उसको बड़े विस्तृत रूप से हम समझेंगे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ भैया
कि अगर समय पे तुम्हारी मेंस और प्री हो गई तो जो हम करेंगे इससे तुम्हारा सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसमें मैं क्वेश्चन पेपर भी बना दूंगा तुम्हें प्री का और मेंस का, तो खूब कर लेना आराम से। चलो साहब, सूक्ष्म लघु और मध्यम यदि मैं औद्योगिक की बात करूं तो उत्पादन, निर्यात, रोजगार, उद्यमिता और रोजगार सबसे ज्यादा देने वाला ये सेक्टर है हमारे राजस्थान में। कौन सा? सूक्ष्म लघु और मध्यम। ये मैंने क्यों बांट के लिखे हैं कि कल को मेंस में तुम्हें आंसर लिखना हो तो सीधे लिखो कि सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम जो उद्योग हैं उनके द्वारा राजस्थान में उत्पादन, निर्यात, रोजगार, उद्यमिता और रोजगार में सबसे अधिक योगदान प्रदान करने वाला क्षेत्र है। क्लियर? जो हमारा पहले यूएम पोर्टल था उसको चेंज करके क्या कर दिया है, उद्यम रजिस्टर्ड पोर्टल कर दिया है। क्लियर? 1 जुलाई 2020 से ये नाम चेंज कर दिया। ये दोबारा सारी चीजें आएंगी। इंपॉर्टेंट, मेंस में पिछली बार एक प्रश्न आया था बीआईपी से रिलेटेड कि बीआईपी क्या है। क्लियर है ना? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ये क्या है? ये क्या करता है, राजस्थान में किसी को निवेश करना है तो उसको सुविधाएं देना, उसको बढ़ावा देना कि साहब हम आपको आइए, आप हमारे यहाँ पे पैसा लगाइए, हम आपको सुविधाएं देंगे, ज़मीन देंगे, पानी का कनेक्शन देंगे, बिजली का कनेक्शन देंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक ही ऑफिस है, एक ही ऑफिस में तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। इस एक ही जगह पर सारे काम करने को हमने क्या बोला, वन स्टॉप शॉप बोला। जब मेंस में हमने बीआईपी में आंसर लिखा था तो उसमें यही लिखा था कि सरकार का किया गया एक प्रकल्प जो वन स्टॉप शॉप निवेशकों को प्रोवाइड कराता है। क्या है, राज्य में जितने भी आपके पास निवेश प्रस्ताव आएंगे उनकी सुविधाओं के लिए एक प्राधिकारी नियुक्त करते हैं बीआईपी के अंडर में, और उन निवेश को कैसे हम इम्प्लीमेंट करवा सके, कैसे हम उनको कन्वर्ट कर सके राजस्थान में, वो काम ये करता है। और एक ही ऑफिस से उनको सारे सुविधाएं देने का इसमें प्रयास किया जाता है। कोई क्लियरेंस देना हो, कोई जमीन के बारे में बात करनी हो, कोई और कोई इनको स्वीकृति चाहिए हो सरकार से रिलेटेड, वो सारी यहीं पर करा दी जाएंगी। क्लियर? और एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जिसकी अध्यक्षता सीएम करता है। जैसे जो भी 500 करोड़ के जितने भी बड़े ऐसे निवेश होते हैं उन सब निवेशकों को अनुमति ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के द्वारा दी जाती है। इसमें आपको और अधिक एक्स्ट्रा रियायतें मिल जाती हैं। अच्छा, उद्योगों में रीको के बारे में आप सब जानते हैं। ये क्या है, राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली हमारे यहाँ पर ये शीर्ष संस्था है। ठीक है? और करती क्या है, उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा और वित्तीय सहायता। ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे रीको, आईएफसी, इन सब के हम जब कार्य समझेंगे तो ये प्रश्न आया है आरएस में एक बार कि रीको का मेन कार्य क्या है। तो देखो, रीको का मेन कार्य औद्योगिक आधारभूत ढांचा बनाना तो ही, लेकिन ये लोन भी देता है, वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड कराता है। बच्चों इसको गलत कराए थे, है ना, खूब गलत करके आए थे इसको कि उन्होंने क्या बोला कि नहीं साहब ये तो केवल औद्योगिक आधारभूत ढांचा ही प्रोवाइड कराता, नहीं, ये वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट चलो साहब, खान एवं खनिज के बारे में देख लेते हैं। आपको ध्यान ही होगा पिछले आरएस की परीक्षा में और आई थिंक ग्राम सेवक की परीक्षा में भी ये प्रश्न आया था कि हमारे यहाँ पर कितने जो खनिज हैं उनका उत्खनन हो रहा है। तो जो बेसिक हमारा डेटा है, मेन डेटा है, वो यही है। कई सारी गाइड और बुकों में गलत सलत लिखा हुआ था। सरकार ने माना यही था कि 81 हमारे यहाँ पर खनिज भंडार है, उनमें से 57 का हम क्या कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं। 57 का क्या कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक काम करता है। ये काम करता है RSMML, राजस्थान स्टेट्स माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। और इसका कार्य क्या है, खनिजों का खनन करना, उनकी मार्केटिंग करना। ये दोनों काम किसके हैं, RSMML के हैं। और उद्देश्य कि भैया हमारे यहाँ पर जितने भी जो खनन करने वाले हैं उनको ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए, किफ़ायती टेक्नोलॉजी दी जाए कि कम से कम खर्चे में वो क्या कर सकें, खनिजों का खनन कर सकें। क्लियर? दोहन भी कर सकें। और आरएस में हमारे क्या प्रश्न आया था, ये यूं का यूं प्रश्न आया था इसमें से कि बताइए कि सर्वाधिक मतलब एकाधिकार जिन खनिजों में हो उनमें से कौन सा ऑप्शन में ये खनिज नहीं है। ठीक है? तो उसमें सीशम जस्ता भी था, सेलेनाइट भी था, वॉस्टेनाइट था। ये यूं की यूं लाइन थी, अब हमें रटी हुई थी तो हम तो टिक लगा के आ गए थे साहब। ठीक है? शीशा जस्ता, सेलेनाइट और वॉस्टेनाइट पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक कहीं होता है तो हमारे राजस्थान में होता है। क्लियर? और एकाधिकार चांदी, कैल्साइट और जिप्सम में भी हमारा क्या है, एक तरीके से एकाधिकार है। सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड की जो हमारे यहाँ पे सीमेंट बनती है इसमें भी हमारा क्या है, एकाधिकार है। क्लियर? अच्छा, खनन से हमने कितना लक्ष्य लिया था, 7000 करोड़ का हमने क्या लक्ष्य लिया था, लेकिन हमने कितना अर्जित किया, 3125 करोड़ का हमने लक्ष्य अर्जित किया। मतलब हमने 50% से भी कम लक्ष्य अर्जित किया। और ये कब तक का डेटा है, दिसंबर 2020 तक का डेटा है। और इस डेटा में ये भी मान के चलना है कि भैया कोविड का भी प्रकोप का कारण रहा था। क्लियर? अगला,
तेल एवं गैस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तेल एवं गैस में यदि हम देखें तो भैया हमारे यहाँ पर जो राजस्थान में तेल के कुएं हैं वो कौन से नंबर पे हैं तेल उत्पादन करने में? दूसरे नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन करता है? बॉम्बे हाई करता है। अगर भारत में मैं बात करूं कि 100 लीटर तेल निकलता है तो उसमें से 40 लीटर तेल कौन निकालता है? बॉम्बे हाई निकालता है। और राजस्थान में कितना निकलता है? 22 से 23 लीटर तेल राजस्थान में निकलता है, अगर मैं 100 लीटर की बात करूं। समझ गए? इसको प्रतिशत में बदल लेना। क्लियर? अच्छा, रेवेन्यू कितना मिला है साहब हमें? रेवेन्यू हमें 1210.46 करोड़ रेवेन्यू मिला है। रेवेन्यू कम रहा है, ये अधिक होना चाहिए था, पिछले साल तो ज़्यादा था। क्लियर? दिसंबर 2020 तक 1200 करोड़ रुपए का हमें इससे रेवेन्यू मिला है। चलिए, श्रम और रोजगार के बारे में जो हम पढ़ेंगे ये हम एक बार कल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज समय भी हो गया है। अच्छा कुलदीप भाई, तुम्हारे पास जो अपना यूट्यूब चैनल है उसका एड्रेस है या नहीं है? यूट्यूब चैनल के बारे में आपको ध्यान है? हाँ, गुजरात नहीं है। एक काम करना कुलदीप, 8619059759 पे मुझे तुम्हारा मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे साथ लिंक शेयर कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स वहाँ पर भी अवेलेबल रहेंगे। चलिए आज को यहीं समाप्त करते हैं, और ये छोटे छोटे फैक्ट्स को अच्छे से कर लेना। कल एक काम और करूँगा, इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे की जो अपनी मेन PDF है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो उसको एक बार पढ़ लेना। जब हम क्लास में आवें तो उसको एक बार सरसरी निगाह मार के आना, बाकी फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और ये जो मैंने आपको डेटा दिया है ना, ये इस बार जो टॉप 10 रैंक आएंगे उनके पास भी इसी प्रकार का मेरा पुराना इकोनॉमिक सर्वे तुम्हें मिल जाएगा, और ये भी तुम रख लेना, है ना, और इसको बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। हम जल्दबाजी नहीं करें, ढंग से पढ़ेंगे। ये नींव है, ध्यान रखना। तुम SDM बनोगे तो इसी इकोनॉमिक सर्वे की वजह से बनोगे। मेंस में आंसर कैसे लिखना तुम्हें हम बता देंगे, ठीक है। चलो आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मुझे मैसेज कर देना, इस पर मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूँगा। ओके डियर, शुभ रात्रि।